अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। ईद गुज़र चुकी है और ईद जो गुजरी हुई है उसकी आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान के लिए ईद के दिन अच्छी खबर आई और ख़बर ये थी कि पाकिस्तान का IMF के साथ मुआहदा हो गया। ये अच्छी खबर है, लेकिन इस अच्छी खबर से पहले जो कुछ पाकिस्तानियों पर बीती है, पाकिस्तानी उसे बहुत देर तक महसूस करेंगे और उसके असरात से नहीं निकल पाएंगे। क्या हुआ पाकिस्तानियों के साथ, मैं आपको मुख्तसरन बताता हूँ, कोशिश करता हूँ जल्दी आगे बढ़ूँ। पाकिस्तान एक IMF प्रोग्राम में था जिसको जो EFF प्रोग्राम कहलाता है। ये एक्सटेंडेड प्रोग्राम था और ये इमरान खान के दौरे हुकूमत में, यानी तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ये प्रोग्राम शुरू किया गया था और फिर नई हुकूमत आई तो नई हुकूमत ने इस प्रोग्राम को एक्सटेंड करवाया। मिफ्ता इस्माइल साहब ने 1 साल इसको बढ़ाया। 2023 में ये प्रोग्राम ख़त्म होना था और इस प्रोग्राम में अगर हम चलते रहते, मौजूद रहते इस प्रोग्राम के अंदर, तो इस वक्त पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा बेहतर होती, पाकिस्तान की माशी हालत बेहतर होती। हम एक नए मुश्किल तरीन IMF प्रोग्राम में ना जा रहे होते। जो प्रोग्राम अब पाकिस्तान ने हासिल किया है ये बिल्कुल एक नया प्रोग्राम है। ये वो प्रोग्राम नहीं है जिस प्रोग्राम में पाकिस्तान था। इस नए प्रोग्राम को दरअसल स्टैंड बाय अरेंजमेंट कहते हैं। डार साहब तो पूरे 9 महीने तक कोशिश करते रहे इस प्रोग्राम को हासिल करने के लिए, लेकिन वो नाकाम रहे। आखिरकार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की, बहुत ही एग्रेसिव किस्म की उन्होंने डिप्लोमेसी की और इसके बाद उन्होंने इस प्रोग्राम को हासिल किया। कन्नों से इस प्रोग्राम को उन्होंने पकड़ा है। ये जो प्रोग्राम है ये 9 महीने का प्रोग्राम है और इसको एमरजेंसी जिन मुल्कों को दरपेश होती है, फौरी तौर पर फंड चाहिए होते हैं अपनी डेट सर्विसिंग के लिए, डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए, उनको ये प्रोग्राम दिया जाता है। और ये प्रोग्राम मिलने के बाद पाकिस्तान को जो नुकसान है वो नुकसान ये है कि पाकिस्तान को इसके बाद एक और प्रोग्राम चाहिए होगा और वो प्रोग्राम होगा जिसमें पाकिस्तान को रिफॉर्म्स करनी होंगी। तो हमने एक प्रोग्राम छोड़ा। जो प्रोग्राम छोड़ा उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जब डार साहब आए तो डार साहब ने कहा कि ये प्रोग्राम सही से नेगोशिएट नहीं हुआ, मिफ्ता इस्माइल साहब ने इसे सही से नेगोशिएट नहीं किया, मैं इसे रीनेगोशिएट करूंगा, नई टर्म्स लेकर आऊँगा और इसे पाकिस्तान के लिए आसान बनाऊंगा। बहरहाल IMF इसरार करता रहा कि आप जो शराइत हमसे तय कर चुके हैं उनको पूरा करें, इससे आपकी इकॉनमी बेहतर होगी, ये प्रोग्राम ख़त्म होगा, पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, पाकिस्तान में आम आदमी को इसके बाद रिलीफ मिलने के इम्कानात पैदा होंगे, आपकी यहाँ मईशत का पहिया चलेगा। लेकिन डार साहब इस बहस में उलझे रहे और उन्होंने IMF की बात नहीं मानी। बहरहाल जब वज़ीर आज़म साहब ने IMF की सरबराह से श्रीलंका में मुलाकात की और श्रीलंका के सदर से उन्होंने सिफारिश की कि मेरी मुलाकात एक बार फिर करवाई जाए, फ्रांस में, माफ़ कीजिएगा, फ्रांस में मुलाकात करवाई, उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद ये प्रोग्राम पाकिस्तान को हासिल हुआ। अगर ये प्रोग्राम नहीं मिलता पाकिस्तान को तो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म हो जाते, दिसंबर तक के 0 पर आ जाते। बहरहाल IMF ने फिर पाकिस्तान के सामने वही कड़ी शराइत रखी जिसे डार साहब नहीं मान रहे थे और IMF ने कहा कि अगले 9 महीने तक आप हमें इन तमाम शराइत को पूरा करके दिखाएं जिनको आपके वज़ीर ख़जाना ने नहीं माना। जब आप इन शराइत को पूरा कर लेंगे तो फिर हम आगे बात करेंगे। फ़िलहाल पाकिस्तान को एक रिलीफ मिल गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एमरजेंसी की सूरत हाल गो कि पाकिस्तान को दरपेश थी, मगर इतनी शदीद कि यह प्रोग्राम लेना पड़ा और वो तमाम शराइत भी माननी पड़ी, 100 जूते भी 100 प्याज वाली बात हुई। ऐसा करना क्यों पड़ा? और अगर ये तो मैंने बता दिया करना क्यों पड़ा। अगर ये हम पहले कर लेते, इसाक डार साहब अगर इसको पहले मान लेते तो इसका असर क्या होता? सबसे पहले तो ये होता कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनकी हालत पहले से बेहतर होती। दूसरा ये कि पाकिस्तान 9 माह तक डिफ़ॉल्ट के एक ख़तरे के अंदर जो है मौजूद रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कारोबारी माहौल बुरी तरह से मुतासिर रहा, इंडस्ट्रीज़ बंद होती रहीं, रोज़गार कम हुआ, गुर्बत में इजाफा हुआ। इसके अलावा फॉरेक्स मार्केट को डार साहब कामयाबी से हैंडल करने में नाकाम रहे। इन 9 महीनों में कई मरतबा इंटरबैंक और ओपन मार्केट का जो फ़र्क है वो 30 रुपये तक पहुँच गया और इसकी वजह से जो ज़र मुबादला हमारे पाकिस्तानी बैरून मुल्क से भेजते हैं वो बैंकिंग चैनल से नहीं आया, जिससे कौमी ख़जाने को शदीद नुकसान पहुँचा। इसके अलावा शरह सूद जो है, गो के प्रोग्राम भी नहीं किया हमने, लेकिन शरह सूद को 21% की बुलंद तरीन सतह पर रखा, जिससे सनत का पहिया जो है वो इंतहाई सुस्त रहा और जो टैक्स कलेक्शन थी उसमें भी 425 अरब की कमी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान से गैर ज़रूरी तौर पर और बदतरीन अंदाज से ब्रेन ट्रेन हुआ और तकरीबन 10 लाख प्रोफेशनल जो हैं वो पाकिस्तान छोड़कर चले गए।
इसाक डार साहब अगर अपनी ही हुकूमत के किए हुए मुआहदे पर कायम रहते तो जिस हालात में पाकिस्तान इस वक्त मौजूद है, पाकिस्तान को उसका सामना नहीं करना पड़ता। और आज एक आम आदमी जो बर्दाश्त कर रहा है वो बहुत मुश्किल सूरत हाल है। क्या कहते थे डार साहब? चंद जल्दी से मैं आपको बातें बताऊं कि एक तो डार साहब ये फरमाया करते थे कि इस पर जियो पॉलिटिक्स हो रही है। फिर साबित हुआ कि सब फजूल बातें थी। अगर जियो पॉलिटिक्स थी तो जियो पॉलिटिक्स कैसे एकदम से ख़त्म हो गई, ये प्रोग्राम कैसे मिल गया? और अगर पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम या मिसाइल प्रोग्राम या दिफाई इदारों के हवाले से IMF के कोई सवाल थे तो वो कहाँ हवा में उड़ गए, कहाँ तहलील हो गए? ये सब शायद बेवजह की बातें थी जिनमें कोई हकीकत मौजूद नहीं थी। इसी तरह से एक और बहुत अहम बात इस दौरान सामने आई और हमने देखा कि सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब ने एक TV प्रोग्राम में बताया कि इसाक डार साहब गैर मुल्की सफारतकारों से जब मिलते थे तो उनको IMF पर दबाव डालने के लिए जिस अंदाज से उनसे बात करते थे उसको सफारतकारों ने बड़ी अच्छी तरह से नहीं लिया। उन्होंने इसको महसूस किया और इसका शिकवा भी वो किया करते रहे। आखिर वक्त में शहबाज शरीफ साहब ने मामलात को संभाला, वरना पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा था अल्लाह ने बड़ा करम किया कि हम उससे बच गए। अज़मा बुखारी साहबा मेरे साथ मौजूद हैं, रहनुमाई मुस्लिम लीग नून की। आमिर इलियास राना साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार। आमिर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अतर काज़मी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजज़ियाकार। अतर काज़मी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अज़मा बुखारी साहबा, मुबारकबाद सारे पाकिस्तानियों को ईद की भी और IMF प्रोग्राम की भी। आखिर वक्त में ये प्रोग्राम हासिल तो कर लिया, लेकिन डार साहब की जो परफॉर्मेंस रही इसको लेकर पार्टी के अंदर कोई सवालात उठ रहे नहीं उठ रहे? बहुत शुक्रिया मसूद। अब आपने जो इतनी लंबी चौड़ी एक वन साइडेड में कहूँगी चार्जशीट जो पेश की है, मुझे ज़रा उसके ऊपर कुछ गुजारिशात करने का मौका ज़रूर दीजिएगा। पहली तो बात यह है कि आपने ये कहा कि जो है डार साहब ने कहा कि मुझे दोबारा रीनिगोशिएट करना है IMF के साथ प्रोग्राम को। उसमें ऐसी कौन सी बुराई है? अगर पाकिस्तान का पाकिस्तानियों का मुकदमा वो लड़ना चाहते थे और वो चाहते थे कि पाकिस्तान की जो है उसको पाकिस्तानियों को रिलीफ मिलने के लिए कोशिश की जाए, तो वो कोई इतनी बड़ी बात मैं नहीं समझती। इतना बड़ा कोई उन्होंने गुनाह कर दिया जो उनको नहीं किया करना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि उनकी बातें नहीं मानी, गलत है। जो IMF कहता रहा वो तमाम बातें डार साहब मानते रहे। 170 अरब रुपये के टैक्स, मुझे याद है उसी प्रोग्राम, इसी आपके प्रोग्राम में मैं आप ही के साथ थी जब ये 170 अरब रुपये टैक्स लगे थे। आपने उस वक्त हमें बहुत जो है ग्रिल किया था और हमने उस वक्त भी यही कहा था कि हमारी मजबूरी है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। सो वो एक के बाद एक सख्त शराइत जो है वो पाकिस्तान के सामने रखते रहे। और हमें ये प्रोग्राम इसलिए चाहिए था कि जैसे आप खुद बता चुके हैं कि ये एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है और इस प्रोग्राम के साथ बहुत कुछ एडिशनल जुड़ा हुआ है। वो शायद आप नहीं बता सके, वो मैं बता देता हूं। नहीं, मैं बता देता हूं। एक्चुअली यहाँ पर एक चीज क्लियर कर लीजिए कि ये प्रोग्राम हमें ये नहीं चाहिए था जो मिला है, ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट है। हम जिस प्रोग्राम में थे उस प्रोग्राम को पूरा होना था, जो डार साहब पूरा करने में नाकाम रहे। उन्होंने एक जिम्मेदारी ली कि वो नेगोशिएट करेंगे, वो नेगोशिएट नहीं कर सके। शरह सूद बुलंद तरीन रखी, डॉलर को वो कंट्रोल नहीं कर सके, मईशत का पहिया नहीं चला सके, एक आम आदमी की जिंदगी को उन्होंने मुझे तो बात कर लेने दीजिए ना जी। आप ये बातें तमाम कर चुके हैं ना, आपने लंबा चौड़ा एक इंट्रो दिया है। मेरी गुजारिशात प्लीज़ सुन लीजिए। मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि हम वो प्रोग्राम नहीं कर सकते थे, नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम टैक्स लगाए जा रहे थे। इसलिए जो है वो उनके कहने पर पेट्रोल की और गैस की और ये सब कीमतें बढ़ती चली जा रही थी। ये हम शौकिया कर रहे थे ना। मतलब अजीब बात यह है कि दूसरा आपने बड़ा अजीब सा मुहावरा भी इस्तेमाल किया। मुझे हैरत यह है कि कल तक जब ये मुआहदा नहीं हो रहा था आप मुझे पूछ रहे थे, मुझे सवाल कर रहे थे, मुझे कटहरे में क्यों नहीं कर रहे आप लोग प्रोग्राम? हो जाना चाहिए था प्रोग्राम। आज प्रोग्राम हो गया है। तब एक सर मैं गुजारिश तो कर दूं ना जी, मैं कर रही हूँ। इस प्रोग्राम के साथ बहुत कुछ और अटैच्ड है, बहुत सारी रेवेन्यू सरमायाकारी अटैच्ड है जो IMF के प्रोग्राम के आने के बाद होनी थी। बहुत सारे प्लेजेस मौजूद हैं जो दूसरे मुल्कों ने हमारे साथ किए हुए हैं, जो IMF प्रोग्राम का इंतजार हो रहा था। तो ये IMF का प्रोग्राम एक हमारे पास एक ऑप्शन के तौर पर है कि जिसके जरिए हम अब थोड़ी सी अपनी सिमत दोबारा दुरुस्त करने की कोशिश कर सकते हैं। एक दो और चीज़ें जो आपने कहा कि जी जियो पॉलिटिक्स की बात की वो गलत है। मेरा नहीं ख्याल कि एक वज़ीर ख़जाना
फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं, उसको इस तरह से टीवी प्रोग्राम में बैठ के कह देना कि ये बिल्कुल ही गलत बात थी। क्या असद उमर ने अपने दौरे हुकूमत तो में ऐसा क्या हुआ ना, सारी कुछ तफसीलात हुआ नहीं होगा दी ना कि जियोपॉलिटिक्स खत्म हो गई, हमने कुछ किया होगा ना उनके लिए, हमने ऐसा क्या किया कि वो मान गए? मैं गुजारिश कर रही हूँ जी, मैं गुजारिश कर रही हूँ, आप अपनी बात की कॉन्ट्रडिक्शन खुद कर रहे हैं मसूद साहब। जो प्रोग्राम वो हमें, जो आप कह रहे हैं कि हमें करना था वो नहीं हो सका, और जिसके ऊपर वो हमसे सब कुछ मांग रहे थे वो नहीं हुआ, हमने स्टैंड बाय अरेंजमेंट लिया है। ये बात आपने खुद ही अपनी कॉन्ट्रडिक्शन दुरुस्त कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि सीपैक की सारी डिटेल्स जो हैं असद उमर IMF के कहने के ऊपर उनको दे चुके थे, और तरीके इंसाफ ये उनकी आदत है, ये उनका शायद एक तरीका वारदात है, खासतौर पर अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को जब वो प्रोग्राम देते हैं तो वो इस तरह की शराइत रखते हैं जिसके ऊपर वो एक चेक एंड बैलेंस रखे। स्टेट बैंक का जो एक मशहूर ज़माना बिल है, आपको याद होना चाहिए, वो भी तरीके इंसाफ के दौरे हुकूमत में हुआ था। उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी मर्जी की, बल्कि अपना नुमाइंदा लाकर स्टेट बैंक के अंदर बिठाया। उस नुमाइंदे की भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। शौकत तरीन के साथ एक नया स्कैम जो है वो सुनने में आ रहा है, जिसके अंदर इन्होंने जिस तरह से गवर्नर स्टेट बैंक में शौकत तरीन ने मिलकर कुछ सनतकारों को जो है वो कर्जे की मद में जो एक स्कैम किया, उसके ऊपर यकीनन हुकूमत जो है वो ज़रूर करेगी। दूसरी बात यह है कि जो डॉलर की बात है, अजीब बात यह है, आपने ये भी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, एक फितने को आप नज़रअंदाज किए चले जा रहे हैं। इस 1-1.5 साल में एक फितना था सड़कों के ऊपर, जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोगों को कह रहा था, जो सैलाब के लोग हैं उनको पैसे ना भेजें। वो कह रहा था बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान को पैसे मत भेजें, हुंडी के जरिए भेजें। वो पहले भी करता रहा, अब भी करता रहा। इन तमाम चीजों को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। इनको नजरअंदाज मैं आपको बता अर्ज़ कर रहा हूं कि मुझे अगर डॉलर भेजने पर पाकिस्तान मेरे सामने गैर बैंकिंग चैनल मौजूद है और मुझे 30 रुपए का फायदा हो रहा है, तो पाकिस्तानी, मैं भी मुल्क से बाहर रहा हूं, मुझे पता है कि पाकिस्तानी वहां से कैसे पैसे बाहर भेजते हैं। तो ये होता है, अगर आपका इंटर बैंक और ओपन मार्केट में फर्क हो तो फिर बैंकिंग चैनल से पैसे नहीं आते आपके पास। ये हुआ है हमारे साथ। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, और ये भी हम सब पाकिस्तानी करते हैं ना बैठ के, कि हमें जो है ये कहाँ से होती है, ओपन मार्केट क्या होती है। इसको हुकूमत को, और अब ये जो प्रोग्राम के बाद, अब जैसे आपने कहा कि नया प्रोग्राम जब नई हुकूमत आके लेगी, ये तमाम वो रिफॉर्म्स हैं करने की जो नई हुकूमत को करनी होंगी और करनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि तब तमाम इदारे अब पाकिस्तान को बख्श दें। अब नए नए तजर्बात करना, अब नए नए एक्सपेरिमेंट करके चलती हुई पाकिस्तान की पटरी के ऊपर से उसको उतार के नीचे फेंक देना, कब तक? 75 साल हो गए हमें, और जरा पाकिस्तान ट्रैक पे चलता है, एक नया प्रोजेक्ट जो है वो इमरान खान या कुछ और तरह की लॉन्च होता है, फिर सब कुछ पटरी से नीचे, और फिर हम वही जो है वो शक्ल देख रहे होते हैं। मैं चाह रहा हूं कि जरा IMF उन्होंने आपने जो गुफ्तगू की इसी को आगे बढ़ाता हूं। अदर काज़मी साहब, फुल मार्क्स मिलने चाहिए इसहाक डार साहब को कि वो मुआहिदा उन्होंने नहीं करके पाकिस्तान को सेव कर लिया, बचा लिया। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होता, इसमें हुकूमत की बात नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है। हुकूमतें तो आज इनकी हुकूमत है, कल किसी और की हुकूमत होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमी के जो मसाइल हैं उनको सब इस नज़र से देखें कि जहाँ पे पाकिस्तान का तवील मुद्दती जो मफाद है उसको लुक आफ्टर किया जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रिगार्डलेस किसकी हुकूमत है। दूसरी बात, जहां तक इसहाक डार साहब की परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, वो पूरी कौम के सामने है। देखिए, वो 180 रुपए का डॉलर मैंने नहीं कहा था, ना ही किसी और जमात ने कहा था, वो खुद ये कह के आए थे। इस 6 महीने के दौरान बार बार जो उनके बयानात हैं वो आपने भी सुने, पूरी कौम ने सुने। दूसरी बात यह है कि जो स्टेट बैंक का बिल है, आपने नैब के कानून में तब्दीली कर दी, आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक वापस ले लिया, आप आए रोज आइन में तरमीम कर देते हैं सादा अक्सरियत से। तो जो स्टेट बैंक का लॉ है, जो वो बिल था, उसको भी खत्म कर दें, चेंज कर दें। किसने रोका इस हुकूमत को? उस वक्त तो ये कहते थे तुम सब गद्दार हो। ये मेरे अल्फाज नहीं है, मैंने खुदा ना खास्ता कभी किसी को गद्दार नहीं कहा। ये एहसन इकबाल साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि आप सब गद्दार हैं। उसके बाद एक और जगह पे उन्होंने कहा कि आपने मुल्क को IMF की कॉलोनी बना दी है। अब यहाँ पे इसहाक डार और वजीर आजम साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मसूद साहब आपने भी सुनी होगी, उसमें इसहाक डार साहब ने कहा कि वजीर आजम साहब ने 2 मौकों पे IMF को अप्रोच किया, पेरिस में भी बात हुई और उन्होंने साफ इनकार कर दिया बात मानने से। ये तो गुज़िश्ता 8 रोज में हमने बड़ी मेहनत की, जो कुछ भी हुआ IMF की शराइत के ऊपर हुआ। तो अगर इन्हीं शर्तों पे आपने करना था, आपने रुपए को डीवैल्यू करवाया, इकोनॉमी का सत्यानाश किया, तो 8 महीने पहले कर लेते। शराइत तो वैसे ही उनकी सारी मान ली आप लोगों ने।
तो यही चीज है ना कि ये चीज आप 8 महीने 6 महीने 4 महीने पहले कर लेते। कोई भी शख्स है जो पाकिस्तान में अरबों डॉलर बेचते हैं, 11 महीने के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 3 अरब से डॉलर से ज्यादा की रकम कम भेजी है। 3 अरब अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को कन्विंस करें, वो 1 महीने में आपको बेच सकते हैं, लेकिन आप उनको बेशरम कह रहे हैं। आप उन्हें फैसिलिटेट करिए ना सर, वापस ले रहे हैं। आप IMF कह रहा है जी आप ओपन मार्केट का और इंटरबैंक का फर्क खत्म कीजिए जो हमारे अपने मुफाद में, और हमने ऐसा नहीं किया, हमने डॉलर के साथ छेड़छाड़ शुरू की। आमिर इलियास राणा साहब, आज तो नहीं जनाब मसूद 1 मिनट प्लीज जी, मसूद 1 मिनट प्लीज, मुझे ये टॉपिक कंप्लीट कर लेने दीजिए। एक तो जो डॉलर की बात पहले भी कर रही थी, पूरी नहीं हो सकी। देखिए, डॉलर की कमी थी मुल्क के अंदर, और ये जो डॉलर जो है इसको रोक लेना, ये सब हम सारे पाकिस्तानी मिलकर कर रहे थे। अतर काज़मी साहब एक तरफ कह रहे हैं मईशत पे सियासत न करें, फिर वही बात की, फिर अपनी ही बातों की कॉन्ट्रडिक्शन किए चले जा रहे हैं। इसहाक डार का 1 साल में बैरूनी अदायगियां करना, उसके बावजूद पाकिस्तान को डिफॉल्ट ना होने देना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, कोई माने ना माने। एक तरफ आपको मईशत पे सियासत नहीं करनी, दूसरी तरफ आप बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों को ये बताएं ना कि पाकिस्तान ने कब और आखिरी बात हुकूमत में बैरूनी अदायगियां नहीं की। आखिरी बात, यानी बैरूनी अदायगियां तो हर दौर में होती रही ना, इसहाक डार साहब के दौर में ये हालात भी कभी नहीं थे। नो 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 नो, ये कभी नहीं थे। 3 अरब डॉलर ज़खायर पाकिस्तान के कभी भी इस तरह से नहीं रहे जो हालत इमरान खान करके गया था। आपका पॉइंट क्या है? आपका पॉइंट बताएं, की बातें शुरू हो गई थी। आखिरी बात मेरी यह है कि फिर काज़मी साहब जो है वो आज फिर मतलब पकड़े गए हैं। चेक तो कर लिया करें काज़मी साहब, वो ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर थी जो आपने इसहाक डार साहब के नाम पे लगा दी, और उसको उन्होंने माजरत भी ख्वाजा आसिफ साहब का ही कहा है। मैंने कहा वुज़रा पार्लियामेंट में खड़े होके कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है बेशरम है। वुज़रा खुदा ना खास्ता इसहाक डार साहब का नहीं कहा, वुज़रा का कहा। आज तो एहसन इकबाल साहब ने भी, आमिर इलियास राणा साहब कह दिया कि ये जो प्रोग्राम स्टैंड बाय प्रोग्राम हमने हासिल किया है, ये वजारत खजाना की उस टीम ने हासिल किया है जिसकी नुमाइंदगी वजीर आजम साहब ने की। इन्होंने भी क्रेडिट नहीं दिया इसहाक डार साहब को, तो वजीर आजम साहब ने आखिर वक्त में ये इनिशिएटिव लिया और ये काम कर लिया, वरना तो बड़ी मुश्किल हो जाती। क्या क्या कहेंगे इसहाक डार साहब की परफॉर्मेंस पर इस पूरे दौर की? जी बहुत शुक्रिया मसूद भाई, मैंने 18-20 मिनट सारी गुफ्तगू सुनी है। पहली बात तो ये है कि जो कुछ हुआ वो इसहाक डार, मिफ्ता इस्माइल जो भी करते रहे, अच्छा या बुरा हुआ, आपने बड़ी तफसील से बताया। तो उसके कमांडर तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, कोई और तो नहीं है, कोई तीसरा तो टीम का नहीं था, बाहर से कर रहा था। उन्होंने कोशिश की, पहले भी MD IMF से मिले, लेकिन अभी मैं आपके प्रोग्राम में जब आप बड़ी तफसील से सारी बात बता रहे थे, मैंने देखा कि 22 जून को वो पेरिस में पहली मुलाकात की उन्होंने, वहाँ उनसे सवाल हुआ मज़ीद उसका फैसिलिटीज़ का। तो 23 जून को वो इस्लामी तरक्याती बैंक के सरबराह से मिले, वहाँ 1 अरब डॉलर का प्लेज हुआ। 24 जून को वो दोबारा मिले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ MD IMF से। अच्छा मैं आपको बताऊँ, 20 तारीख को फाइनेंस मिनिस्ट्री में तमाम किताबें, बुक्स सब लपेट दी गई थी और उनके जहन में था कि IMF अब हमें नहीं मिल रहा। ये मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की बिल्कुल आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ, नहीं हो रहा। ये 100% शहबाज शरीफ साहब ने, जिनको लोग छेड़ते हैं, बात करते हैं कि जी जाते हैं मिलते हैं, तो वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है ना, तो वो मिलेगा। वो लोगों के साथ टांग पे मुंह पे उनके जूता नहीं दिखाता, बैठ के डिसिप्लिन में रह के सबके साथ मिलता है, जिसका मजाक उड़ाते हैं कि चाचू ये करते हैं वो करते हैं। चाचू ने वो काम किया जिसकी अतर काज़मी साहब, मैं आप सब चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट में नहीं जाना चाहिए। मैं आपके प्रोग्राम में भी कह चुका कि मेरी ये रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान के लिए जो मुश्किल वक्त है वो मार्च 2024 से जून तक का था, जिसका हमारे पास कहीं से कोई अरेंजमेंट नहीं था। प्लान ABC जितने मर्जी कर लें, आपके पास IMF के बगैर कोई चारा नहीं था। बाकी ये यूरो फंड के सूद और फलाने ये सब मैनेज हो जाने थे, बायलैटरल भी हो जाने थे, लेकिन पाकिस्तान के अवाम का जो आज जिन सबको दुख हो रहा है ना, दिवालिया निकलेगा, वो और निकलता अगर हम डिफ़ॉल्ट में खुदा न खास्ता चले जाते कि यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी नहीं आनी थी, क्योंकि हम तो हर चीज़ में दूसरे के साथ बैठ के बात कर रहे होते हैं, हमारे पास बचता कुछ नहीं। ये शहबाज शरीफ साहब ने जो भी किया, मिन्नत तरला IMF के साथ, उन्होंने बैरूनी ममालिक के दोस्तों के साथ जो IMF के रुकन है, बोर्ड के ऊपर हैं, सबसे कह के पाकिस्तान को उस डिफ़ॉल्ट से बचा लिया जो हमारी बहुत, जिसके ऊपर आप बहुत कंसर्न हैं। आपने बड़ी बात की, जाहिर है कि ये इशू होता है और फिर अब आप निकलते हैं। वो जो बात हो रही थी ना कि अब अगला कंसर्न जो है ना, जरा सी इस पे आ जाए कि जी जो बात करने का मकसद भाई, मुझे छोटा सा बस कंप्लीट कर लेने दें। ये नहीं, मैं वो जो IMF का था कि जी आप ला बदल दें,
जाहिर है पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने स्टेट बैंक की सॉवरेनिटी अपने पास से निकाल के दूसरों के हवाले कर दी। आपकी ये इंटरनेशनल कमिटमेंट थी। ये काम वही कर सकता है जो पहले IMF के साथ मुआहदा करके मुकरा, पेट्रोल और डीजल की कीमतें न सिर्फ फ्रीज की बल्कि कम की, लेवी नहीं लगाई, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स में पाकिस्तान को फंसाया। क्योंकि जो IMF है या दुनिया है वो पाकिस्तान से बात करती है, चेहरा कोई भी हो, वजीर आजम हो, कोई भी शख्स हो, वो पाकिस्तान होता है। तो जब हम मिस कमिटमेंट्स कर जाएं, अब हमारी ये जुर्रत है। मैंने जनरल मुशर्रफ से कहा था जब वो मरहूम कह रहे थे ना हमने अमेरिका के साथ ताउन कर लिया है 7 नुकात पे, मैंने नेशनल लाइब्रेरी में लाइव उनसे सवाल किया कि ये जिसको हम जहादे कश्मीर कहते हैं कल को इसका नाम ले सकेंगे, तो वो बड़े बिगड़ गए थे। और आपको पता है जब मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हो, चीफ एग्जीक्यूटिव हो, वो बिगड़े तो क्या क्या नहीं होता। हमने उस वक्त भी ये बात की थी। उन्होंने कहा हम उड़ा के रख देंगे, बाढ़ को रख देंगे, हमें कोई परवाह नहीं है, दोस्तों से बात नहीं कर सकते। और बाद में वो बात नहीं कभी कर सके। और मैंने उनकी रिटायरमेंट के बाद भी उनसे ये सवाल किया प्राइवेटली, तो वो भड़क उठे थे इस बात पे। हमें पाकिस्तान को जब सोचना है कि हमने कोई मुआहदे करने हैं तो कमिटमेंट्स पूरी करनी है। सर जी मुझ पे मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं आपसे, हमारे ऊपर शायद बराह रास्त सबसे ज्यादा असर आ रहा है जो आपने 2 लाख रुपए से ऊपर टैक्स लगाया। जनाब ठीक लगाया ना, टैक्स आप लगाया, करेंगे उसको, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। एक मिनट मैं आपको बता रहा हूं, इसके बावजूद क्या पाकिस्तान की मईशत को बचाना बुरा काम है? ये जो स्यापा वाली औरतें होती हैं, मर्ग पे पहुंचती हैं, ये आजकल ट्विटर और सोशल मीडिया पे नजर आ रही हैं। जैसे मैं अतर कादमी साहब ने जो हवाला दिया ना, ये सोशल मीडिया पे $3 अरब का पड़ा हुआ है। क्या पाकिस्तान सिर्फ $3 अरब की वजह से रुकेगा? नहीं, असल इशू है जो $10-12 अरब आपको बाकी दोस्तों से, कर्ज देने वाले इदारों से अब मिलने हैं। सिर्फ $3 अरब हमें तो $25 अरब चाहिए आमिर भाई, वो अरेंजमेंट हो जाएगा। सबसे बड़ा लेकिन एक मैस मचाया ना कह रहा हूं आमिर भाई, वो सब कुछ होगा नई हुकूमत के आने पे। इस मुआहदे का मतलब है आपके टाइम पे इलेक्शन होने जा रहे हैं। चलिए ये तो अच्छी बात है, मैं इलेक्शन की तरफ आता हूं, इलेक्शन की तरफ भी आता हूं, लेकिन ये कह देना कि पाकिस्तान की मईशत को बचा लिया, डिफॉल्ट से बचा लिया, सर एक मैस मचाया। पिछली हुकूमत ने जो कुछ किया था आपने आके उसे तस्लीम किया ना, आपको पता था ये सब कुछ है। आपके एक वजीर खजाना ने एक प्रोग्राम लिया उनसे, लेने के बाद अगले वजीर खजाना ने आके क्या गुफ्तगू की, मैं आपको सुना देता हूं एक बार, फिर आगे चलते हैं, अगले उस पर चलते हैं। जरा सुने वो कहते क्या थे। आपने सारा कुछ सुनाया है कि IMF प्रोग्राम नहीं होता तो आई डोंट केयर, जिसको आई डोंट केयर कहते थे। फिर वजीर आजम ने, आप कह रहे हैं जी वो मजाक उड़ाते उनका कि वो चाचू जाके पैसे उनसे मांगते, तो चाचू को फिर जाके करना पड़ा ना। वो कहते क्या थे इसके बारे में, एक मैस बचाया बता उन्होंने। सर ये रवैया था। अब आपको भी ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, मुझे भी ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, हम पहले से टैक्स दे रहे थे, टैक्स नेट ब्रॉड नहीं हुआ, जो मईशत को बेहतरी की तरफ जिस तरह से लेके जाना था नहीं लेके जा सके। बहरहाल ये सारी सूरत हाल रही। मैं एक ब्रेक की तरफ जाना है, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मुल्क की सियासी मंजरनामे में बात करते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। इलेक्शन का वक्त अब करीब है। वज़ीर आज़म साहब ने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब इलेक्शन कमीशन अपने वक्त पर ऐलान करेगा। क्या वाकई वक्त पर इलेक्शन हो जाएंगे? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। सबको पता है कि इस असेंबली की मुद्दत अगस्त में पूरी हो जाएगी और फिर इंटर्म गवर्नमेंट और फिर इलेक्शन का वक्त होगा। लेकिन पाकिस्तान की हालिया तारीख को देखते हुए एक डाउट मौजूद है और हर शख्स के लबों पर ये सवाल मौजूद है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। पंजाब और KP के इलेक्शन वक्त पर नहीं हुए। हुकूमत अब ये ताकत रखती है कि अगर वो चाहे तो आइन पर अमल करे, चाहे तो ना करे, वो मुल्क की हालात को देखते हुए फैसले कर सकती है और इसकी अब एक नज़ीर मौजूद है। अज़मा बुखारी साहिबा, क्या इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे? इस बात में कोई बिल्कुल क्लियरिटी मौजूद है या कोई इबाहम मौजूद है? जी नहीं, कोई इबाहम मौजूद नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो ख़ुद भी इसका बरमला इजहार कर चुके हैं कि वो अपनी मुद्दत ख़त्म होने पर जो है वो घर चले जाएंगे और उसके बाद ज़ाहिर है जब वो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी तो फिर नया इलेक्शन ही होगा, उसके अलावा और क्या हो सकता है। दूसरी बात, पिछले उसको वाइंड अप करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि शहबाज शरीफ जो है ना वो नाम ही काफ़ी है और शहबाज शरीफ साहब के पास ये हुनर मौजूद है कि वो सख्त दिल जो है वो बंदे को भी वो मना लेते हैं। अब देखिए ना, हमने IMF की डायरेक्टर को अगर 3 पेटियां आम दे के मना लिया है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये मजाक के अलावा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कम्युनिकेशन स्किल्स और उनका जो एक कन्विंसिंग पावर है उनके पास, ये गॉड गिवन होती है और ये उनको अल्लाह ताला ने दी है। बिगड़े हुए काम उन्होंने जो है वो दुरुस्त कर लिए और वो पाकिस्तान के लिए
जगह जगह जाकर जो है मिन्नत तरला भी कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए आसानियां भी कर रहे हैं। वो कोई घड़ी जो है, घड़ी के शौकीन नहीं है, वहाँ पर उनको घड़ी की जो है वो कोई वो नहीं होती, वो ना उन्होंने जो है वो अपने लिए वहाँ पर जो है वो कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कोशिश कर रहे हैं और हमें उनका साथ देना चाहिए। जहाँ तक इलेक्शन की बात है, देखिए 13 अगस्त की रात को जब नेशनल असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाएगी और अब जो नया बिल पास किया है नेशनल असम्बलीज ने, अब टोटल ये इख्तियार जो है ये इलेक्शन एक्ट के जरिए ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है कि इलेक्शन की डेट का अनाउंसमेंट भी वो करेंगे और इलेक्शन के सारे प्रोसेस को भी उनको देखना है। सो हमें इंशाल्लाह पॉजिटिव ही रहना चाहिए। पाकिस्तान के मसाइल का हल नए इलेक्शन के बाद एक नई मजबूत हुकूमत ही है जो किसी फितने और फसाद से ये पाक जो हो, कानून जिसके नया है अंदर अज़म साहब, पाकिस्तान जरा को मुझे जो है वो आगे बताइएगा बढ़ने के लिए कि इसमें इस बात की वजाहत मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन कितनी हद तक कितनी मरतबा इलेक्शन की तारीख बढ़ा सकता है, कहाँ तक तारीख बढ़ा सकता है, क्योंकि अब हुकूमत के हाथ में मामला नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है, तो ये कितने आगे तक जा सकते हैं? क्योंकि हमने देखा माजी में अभी पंजाब के और केपी के इलेक्शन नहीं हुए और कई कंट्रोवर्सीज हुई, तो अब माशी हालात हैं, सियासी हालात हैं, सारी चीज़ों को सामने रखते हुए अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है कि हमें इलेक्शन की एक तारीख देता है और फिर इलेक्शन की तारीख बढ़ाता है और फिर तारीख बढ़ाता है, तो इसमें कोई गैप, कोई लिमिट मौजूद है? देखिए, एक तो आप इसको प्लीज़ वो सिंध और केपी और पंजाब के जो है वो असम्बली के इलेक्शन के साथ मिक्स ना करें। वो एक जो है वो तो मुल्क में फसाद और लॉ एंड ऑर्डर खाना जंगी कराने के लिए की गई थी और उसके अंदर एक फितने का अल्टीरियर मोटिव था। अब पाकिस्तान को, और उस वक्त हमने भी, ये हमारी गुजारिश यही थी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक वक्त में इलेक्शन होने चाहिए ताकि किसी पार्टी को अनड्यू फेवर ना मिले। और ये भी आईने पाकिस्तान ही कहता था ना मसूद कि इंटरिम गवर्नमेंट्स होंगी जब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होगा, तो दूसरी दो असम्बलियों के इलेक्शन अगर हो गए होते तो अब जनरल इलेक्शन जब नेशनल असम्बली का होगा, पंजाब की सीटों पर जब केपी की सीटों पे होगा तो कब क्या होता, वहां इंटरिम गवर्नमेंट्स होती नहीं हो सकती थी ना। सो इसलिए पाकिस्तान की स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसी है हमने क्या कि एक ही वक्त में इलेक्शन होने चाहिए और ठीक है, नहीं हमने ऐसे आइन के मुताबिक किया, ऐसे ना करें। ये आपका मानना ये है, बहुत से लोगों का मानना ये कि आइन पाकिस्तान के मुताबिक ही हुआ। अथर काज़मी साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या अब हवालात मुवाफिक हैं, अब इलेक्शन हो सकते हैं और इलेक्शन कमीशन को जो ये इख्तियारात सारे दे दिए गए, इसके पीछे क्या फिलॉसफी आपको नजर आती है? अच्छा, छोटा सा मैं वाइंड अप कर दूंगा पिछला जो हमारा सेगमेंट था। देखिए, ऑब्वियसली ये डील मिली है, पाकिस्तान को मिली है, कोई नून लीग या पीपल्स पार्टी को नहीं मिली, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इससे पाकिस्तान का ही फायदा होगा। इसमें सिर्फ इशू इतना सा है, जो क्वेश्चन किया जाता है कि 8 महीने इसको डिले क्यों किया गया और इस नहज पे चीजों को क्यों लाए गए, और जो वजीर आजम की जो गैर मामूली सफारती कोशिशें हैं, जो 8 महीने का डिले हुआ, अगर हुकूमत वाजे कर दे कि ये IMF की 8 जो शराइत थी वो वजीर आजम साहब ने कम करा ली, 8 नहीं तो 5 शराइत जो है वो कम करा ली, जब हमने शराइत भी उनकी सारी मानी है तो फिर इतना डिले क्यों किया, ये इशू है। दूसरी बात, जहां तक इंतखाबात का ताल्लुक है, देखिए इलेक्शन कमीशन ने जो पंजाब और KPK में इलेक्शंस थे उनकी तारीख भी उन्होंने खुद ही अक्टूबर तक दे दी। उसके बाद फिर ये कानून साजी हुई। जब 2 सूबों के अंदर मामला चल रहे थे तो इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त ये नहीं कहा कि जनाब हमें आप ये मैंडेट दें कि हम तारीख चेंज कर सकें, ना उन्होंने चेयरमैन सेनेट को लिखा, ना स्पीकर साहब को लिखा। उस वक्त वो अदालत में जाके कहते थे कि जनाब ये तो हमारा इख्तियार ही नहीं है। अब वो ये उन्होंने फिर उसके बाद कहा कि जनाब अब हमें ये इख्तियार दिया जाए, तो अब ये उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, लेकिन ऑब्वियसली इंतखाबात अभी भी अगर नहीं होंगे कि वो तहरीक इंसाफ का जो तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है, तो फिर आपने कब इंतखाबात करवाने। 2 सूबों में इंतखाबात में जो रुकावट थी वो बुनियादी रुकावट ही ये थी, इसलिए कि हुकूमत ने कहीं पे भी ये लीगल, कानूनी, आईनी मौकिफ नहीं लिया कि 2 सूबों में वक्त से पहले इंतखाबात नहीं हो सकते क्योंकि वफाक में नहीं हो रहे। मौकिफ ये था कि जी हम करवा ही नहीं सकते, पैसे ही नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, मुल्क की हालत ही बुरी है, ये मौकिफ था। और फिर पार्लियामेंट के अंदर भी खड़े होकर डार साहब ने बताया कि जनाब पार्लियामेंट ने मना कर दिया, सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं मिल रही है, तो ये लीगली कानून के मुताबिक वो करवाए जाने थे। लेकिन मुझे याद है कि आखिर जो इसकी हियरिंग्स हो रही थी, बिल्कुल क्लियर चीज, तो अटॉर्नी जनरल से चीफ जस्टिस साहब ने इस्तफसार किया था कि आपने ये मौक़िफ़ क्यों इख्तियार नहीं किया सदर को, जो आपने खत लिखा कि एक साथ इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि आपकी प्ली तो ये है कि हम इलेक्शन करवा नहीं सकते। तो आप कह रहे हैं कि आप दुरुस्त कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर ऐसा नहीं हुआ, तो आपको इस वक्त लगता क्या है, हो जाएंगे इलेक्शन इस दफा, हो जाएंगे क्योंकि अब हालात साजगार हैं, मियां साहब भी वापस आ जाएंगे और इलेक्शन भी हो जाएंगे? मैं आगे बढ़ूं। इसमें सारी बहस जो इस वक्त हो रही है, बहस क्या हो रही है कि जी दुबई में चीजें डिस्कस हो रही हैं, और उसमें परेशान कौन चीज क्या है
कहीं पे भी ये बहस नहीं है मीडिया में कि कौन पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, क्या बेहतर होगा। बहस क्या हो रही है कि जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि मेरी जिंदगी में मेरा बेटा वजीर आजम बन जाए। दूसरी तरफ से कहा जा रहा है हमारी ख्वाहिश है कि चौथी दफा कोई और मोजिज शख्सियत वजीर आजम बन जाए। कहीं पे ये नहीं कहा जा रहा कि जी ये शख्सियत बेहतर होगी ये पाकिस्तान के लिए। ये बहस हो रही है और ये उसी तरह बहस है जिस तरह चेयरमैन पीसीबी के मामले पे कभी ये बहस नहीं हुई कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कौन सी शख्सियत बेहतर है। बहस ये थी कि ज़का अशरफ जरदारी साहब का बंदा लगेगा या नजम सेठी साहब मियां साहब का बंदा लगेगा। ये बहस थी। कहीं पे ये बहस नहीं हुई कि इन दोनों शख्सियात में से पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर कौन लेके जाएगा। और इस वक्त भी हम यही देख रहे हैं, बहस ये हो रही है कि जी कौन वजीर आजम बनेगा। असल बहस तो ये है ना कि कौन पाकिस्तान के मसाइल हल करेगा, उसके ऊपर तो बहस हो नहीं रही है। पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं उन पे बहस। एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात हो रही थी। मैं आता हूँ आपके पास जरा इस पे जनाब आमिर भाई का भी टेक ले लूँ। आमिर भाई आपको क्या लग रहा है, इलेक्शन अब अपने वक्त पर हो जाएंगे, हालात मुआफिक हो गए, साजगार हो गए? दो तीन चीज़ें आपको बता दूं जो अब तक गुफ्तगू हुई। एक तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल वाज़े तौर पर बताया था, चीफ जस्टिस साहब भूल जाते थे, उन्हें बताया गया था कि ये आइन में लिखा हुआ है कि निगरान हुकूमतें होंगी। जिस तरह वो कई चीज़ों पे भूले कि जिस तरह सदर मुमलिकत ने भी माफ़ी मांगी उनके वकील के ज़रिए कि मैंने गलत तारीख दी। और दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन के पास शेड्यूल जारी होने के बाद इलेक्शन का रद्दोबदल का इख्तियार पहले भी था, अब भी है, नए कानून में भी है, पुराने में भी था। सिर्फ चेंज ये आया है जो जनरल ज़िया-उल हक ने सदर पाकिस्तान के तौर पे अपने आप को इख्तियार दिया कि मैं तारीखें दिया करूंगा इलेक्शन की। ये जमहूरी लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा पसंद है इनको जमहूरियत। जैसे जनरल ज़िया-उल हक ने 1980 के सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाए, सुप्रीम कोर्ट बनी आइन के तहत, कानून के तहत 97 में 17 सीटें हुई, वो मानते हैं। और जब कानून दूसरा बनता है तो नहीं मानते। ठीक है जी, मर्जी है आपकी, क्योंकि आपने फैसला करना है, आप स्टे दे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ठीक है। जब वो कह देते हैं कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, तो उन्हें बताया जाता है आप तो हमें सुन ही नहीं रहे थे, हमने आपको बताया था। अब मैं आपको बताऊं, जब मैंने आखिरी बात की थी कि ये 9 महीने का प्रोग्राम मिला क्यों। अगर ये ले आते ना $1 अरब तो आप इलेक्शन करा लेते। फिर 9 महीने के प्रोग्राम में $3 अरब की वाहिद वजह इलेक्शन टाइम पे होना है और वो नवंबर का पहला हफ्ता होगा। अच्छा। मैं आपको बता दूं कि ये असम्बली मुद्दत से 3-4 दिन पहले तोड़ दी जाएगी। अच्छा। ताकि 16 सितंबर को मौजूदा चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो चुके होंगे। इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है ताकि वो जो सहूलतकारी सारे इल्जामात PMLN पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े किए, उन्होंने पार्लियामेंट में बात की, किसी को तौहीन अदालत लगाने से नहीं रोका गया। वो इलेक्शन पे भी लगाते। हम तो आपके प्रोग्राम में भी कहते थे, हर जगह पे कहते थे 14 मई को इलेक्शन नहीं हो रहा। और बिल्कुल आपने इससे पहले जब का इलेक्शन नहीं हो रहा, मैं इस आईनी और तमाम प्रेडिक्शन को अच्छी तरह याद है। कहता था ये अतर काज़मी साहब ने सवाल उठाया है कि आपको इलेक्शन नहीं मिलेंगे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, अब आपको जो मिलने हैं ना, जो दुबई शुबई की बातें हैं ना, ये हर बंदे के दिल में होती है कि किसी वक्त क्रिकेट अच्छी होती है। जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने क्रिकेट को कहां से कहां पहुंचाया था, इस पे हम एक अलग प्रोग्राम में बहस कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। नजम सेठी अच्छे थे या ज़का अशरफ अच्छे थे, ये हुकूमतों ने फैसले करने होते हैं, हमारा काम है बहस करना। मुझे अच्छा लगेगा, आपको बुरा लगेगा। उन्होंने मगर क्या आपको उन्होंने ले ली। और ये आमिर भाई हमारे इदारे हैं ना, हमारे इदारे हैं, अब ये गुफ्तगू में आ गई ये बात, तो ये हमारे इदारे हैं। क्या ये खेलों को भी इसके सरबराहान भी इस बुनियाद पे लगने चाहिए कि जी बंदा मेरा होगा, यानी मैं लगाऊंगा एक बंदा। ये रेलू कट्टे कौन कहता था मसूद भाई? ये इंटरनेशनल खिलाड़ियों को रेलू कट्टे कौन कहता था? आपको पता है, एक वो क्रिकेटर जो 1992 का वर्ल्ड कप अपनी टीम के नाम पे लाया, जात के नाम पे खेला, और अपनी कारकर्दगी क्या थी, हम आप सब चूंकि हमारे इदारे हैं, हम सब दुआएं मांग रहे थे, या अल्लाह 1992 में जब वर्ल्ड कप था, या अल्लाह पाकिस्तान सेमीफाइनल में तब पहुंचेगा, ये टीम उससे हार जाए, ये टीम उससे हार जाए। क्या हम खेल के सेमीफाइनल में पहुंचे थे? बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों के हारने और जीतने पे आए थे, हमारी कोई प्लानिंग थी नहीं। हाँ, उस वक्त फिर सेमीफाइनल हम खेल के जीते थे। मुझे तो बिल्कुल अच्छी तरह याद है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम जीत गए इस्लामाबाद शहर में, मेरी आमद हुई थी फरवरी में 92 में, और यहीं पे हमने ये मैच देखे। फिर हमने देखे इमरान खान साहब समेत सबको नवाज शरीफ ने एक एक कनाल का प्लाट दिया। वो नहीं मैं प्लाट की बात कर रहा जो उन्होंने बतौर चीफ मिनिस्टर। चलिए, आप समझते हैं कि ये मुनासिब है कि अगर सियासी शख्सियत बोला कि मेरे पास कोई प्लॉट नहीं है, वजन के मुताबिक इदारों की सरबराही मांगे, ये सारे एक जैसे हैं। बजाय अगर आप सियासतदानों वो एक जैसे हो ना हो, हम तो अपनी बात कर रहे हैं ना, हम तो नहीं है ना उन जैसे, हम तो नहीं है ना। हम तो ये बात कर रहे हैं कि सर
इदारों को क्या इंडिपेंडेंटली चलना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस पे बात होनी चाहिए, या सियासी वाबस्तगियों पर बात होनी चाहिए? यानी पाकिस्तान के इदारे ये नेपरा का सरबराह फरमान लगा दो, ये बातें होंगी जी। जब आपकी आ जाएंगी नई हुकूमतें, सब कुछ लगेगा। आप मुझे बताएं, नजम सेठी, मेरी कोई मोहब्बत और उल्फत नहीं है, क्या वो एक प्रोग्राम कामयाब दे के गए कि नहीं इस पाकिस्तान के क्रिकेट को? नए खिलाड़ी आए या सर नहीं आए? बिल्कुल, वो भी बड़े काबिल हैं, ज़का अशरफ साहब भी बड़े काबिल हैं, रमीज राजा साहब भी बड़े काबिल थे, काबिलियत पे मसला नहीं है। हम तो बात ये कर रहे हैं कि इस वक्त ये सोचा जा रहा है कि किसको कौन सी सीट चाहिए, ये नहीं सोचा जा रहा कि पाकिस्तान को मसाइल से निकालना है तो उसका रोड मैप क्या है सर, किसके पास है वो रोड मैप? नहीं, मसाइल से निकालने के लिए क्या आप कोई दूसरी दुनिया के नखलिस्तान से लोग लाएंगे? आपको यही सियासतदान मिलेंगे, यही टेक्नोक्रेट मिलेंगे, यहीं से आपको बंदे ढूंढने। आप दुबई बैठ जाएं, आप लंदन बैठ जाएं, आप अमेरिका बैठ जाएं, आप पाकिस्तानी हैं, आप जहां मर्जी बैठ के गुफ्तगू कर सकते हैं। और जब वक्त आएगा टेक्निकली कानूनी तौर पे फैसला करने का, तो इमरान खान साहब अपनी पार्टी और अपनी हुकूमत के बाद पार्लियामेंट से खुद भागे, किसी ने नहीं भगाया था। ठीक है, उनका जिक्र भी नहीं हो रहा यहाँ पर। आता है तो सर पीटे उन मुशीरों पे, यही बनाएंगे, आप और मैं नहीं बनाएंगे, शहबाज शरीफ और राजा रियाज ही बनाएंगे, निगरान वजीर आजम बनाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल बनाएंगे, वो बनाएंगे, राजा रियाज साहब बनाएंगे, कंट्रोल करेगा माशाल्लाह, आइन और कानून के तहत। यही पार्लियामेंट बनाएगी, ये बड़ी जबरदस्त पार्लियामेंट जो चल रही है यही बनाएगी। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अज़मा, एक गैर मामूली सी मामलात मालूम होती हैं। नवाज शरीफ साहब दुबई में तशरीफ़ फरमा हैं, पाकिस्तान क्यों तशरीफ़ नहीं ले आते? अपने भाई की उनकी हुकूमत है, अपनी हुकूमत है, अपनी हुकूमत में नहीं आते, कानून का सामना नहीं करते, दूसरी तरफ उनके मुखालफिन पाकिस्तान के अंदर बैठे होते हैं। तो ये एक ऐसा सवाल है जो आवाम में उठाया जाता है, और इलेक्शन करीब हैं, तो इलेक्शन आने से पहले पहले नवाज शरीफ साहब को इस वक्त होना चाहिए, कानून का सामना करना चाहिए। वो क्यों दुबई में तशरीफ़ फरमाए, पाकिस्तान में आके क्यों नहीं करते? कहाँ होता है, किस मुल्क में ऐसा होता है कि पाकिस्तान के अहम तरीन लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर बैठे हों? कमाल बात है ये। आपको लगता है कि अवाम को नहीं पता, अवाम को बिल्कुल पता है। और जो बातें आपको नहीं पता, और अतर काज़मी साहब को फिर मुझे तस्दीक करनी पड़ेगी, अतर काज़मी साहब को अगर कोर्ट के मामलात के ऊपर गुफ्तगू करनी है तो बराए मेहरबानी पूरी खबर पढ़ लिया करें, जहाँ से भी वो पढ़ते हैं पूरी मालूमात इकट्ठी कर लिया करें। ये वही अदालतें हैं ना ये। और नवाज शरीफ साहब को जो है वो कम अज़ कम अदालतों के सामने जो है वो ना सरेंडर करने का आप ताना नहीं दे सकते। वो सज़ा होने के बावजूद आकर जो है ना वो आकर उन्होंने जो है वो सरेंडर किया था, और किस शान और शौकत से उनको रेंजर्स किस तरह से जो है वो लेके गई थी, वो पाकिस्तान की सारी आवाम की यहाँ लिखा हुआ है, हमारे दिलों पे लिखा हुआ है, वो भूल नहीं सकते हम। और ये जो है ना ये वही वो बेंच था जो जिसने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था उस फितने और फसाद और जो है करप्ट आदमी को, जो आज पाकिस्तान के जो है वो जड़ें जो है खोखली करके आज वो जो है वो अपने घर में आराम से बैठा हुआ है। ये अतर काज़मी साहब के लिए मेरी गुजारिश ये है कि अटॉर्नी जनरल ने भी ये बात, चीफ साहब ने भी जो है वो एक दफ़ा प्रोसीडिंग्स के दौरान की, आपने ये पॉइंट पहले नहीं उठाया। आपको ये मालूम है कि इलेक्शन कमीशन के वकील थे इरफान कादर साहब, उनको सुना ही नहीं गया था इस पिटीशन के अंदर। आपको मालूम है, आपको ये मालूम है कि जो है वो असद उमर को रोस्टम पे बुला के शाह महमूद कुरैशी को जो है वो सुन लिया करते थे चीफ साहब। हमारे लोग जो हैं उनको वहां पे सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। अभी क्यों नहीं आ रहे मियां साहब वापस? जब रफिया आंटी के टेलीफोनों पे बात होगी, कर रही हूँ, रफिया आंटी जब टेलीफोनों पे गुफ्तगू करके सेटिंग कर रही होगी ना, जब जो है वो अहमद तारिक रहीम जो है जब उनकी सेटिंग्स चल रही होंगी ना, और जब आप एक सिंड्रोम के अंदर होंगे किसी फितने के, तो फिर कानून के मुताबिक फैसले नहीं हो रहे थे। और अब भी हमें जो है बिल्कुल खदशा है, क्या ये जस्टिस तारिक मसूद सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है, आने वाले प्योने जज होंगे वो, क्या उन्होंने नहीं कहा पनामा के अंदर जो है वो एक साजिश लगती है, पनामा के अंदर सिर्फ एक खानदान को टारगेट किया जाना और पनामा के ऊपर सजा ना देना, अकामा के ऊपर सजा देकर। और आज भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अदालतों के सामने सरेंडर क्यों नहीं करते? अदालतों को अपने माथे पर लगा हुआ इस्तेयाद धब्बा, मैं माजरत चाहता हूं कि सजा देकर प्रोजेक्ट इमरान खान को मौजूद अदालतों के मामला, मौजूद अदालतों के बारे में ऐसी गुफ्तगू अज़मा साहिबा इस प्लेटफॉर्म से मैं कम से कम इस आपके स्टेटमेंट से बरियत का इजहार करता हूं। मैं इस स्टेटमेंट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। नहीं, देखिए, अदालतें, चीफ जस्टिस साहब, बंदियाल साहब भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। आप हमें सिविलियंस को फांसी टांग दें। तमाम मुअज़्ज़िज़ जज जो अदालत में बैठे हैं वो सब मुअज़्ज़िज़ हैं, कानून के मुताबिक जज हैं।
अगर ये आपको क्या उनके बात हुई? ऊपर कोई और इशू सवाल है ना किया तो जाए। आप तशरीफ क्यों? लेकर जाएं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, रफिया उनके आंटी खिलाफ की कॉलों रेफरेंस का फाइल जवाब- करें, रफिया उनके आंटी की खिलाफ कॉलों का तादीबी जवाब कार्रवाई कौन करें। देगा? मगर मीडिया में बात रफिया कुछ आंटी करना की और कॉलों का हकीकी जवाब अमली किसने तौर पर देना है? कुछ ना बताएं करना, ना। ये एक प्रोपेगेंडा है सवाल मैडम। बात किया है ना, अलमी तौर पे किया। हमने पार्लियामेंट से बिल भी पास किया, किसने स्टे दिया है उसके ऊपर? हमने ऑडियो कॉल्स, जो पूरी प्लानिंग होती है इन केसों के पीछे, उसके ऊपर हमने कमीशन बनाया। क्यों ऑडियो स्टे के किया उसको? फॉरेंसिक कराएं कमाल किए मैडम, चले जा रहे हैं। हम आप खुद पार्लियामेंट वकील एरिया हैं, ना, आपको पता हम है forensic- ऑडियो वीडियो और कैसे भाई जो है वो कमीशन ने कानून करानी थी शहादत forensic। बनती है। मसूद आपको खुद पता नहीं है कुछ नहीं, भी। मुझे क्यों नहीं मसूद, पता I'm मैडम, मैं sorry, आपसे आपको अर्ज खुद तो पता कर रहा नहीं, हूँ। मैं वकील हूँ, बस मुझे इनको मालूम पता है, मुझे इन्होंने आप मुल्क मेरी को गुजारिश दिवालिये कीजिए। की नहज पे पहुंचा दिया, Forensic जो सिर्फ है, इनको पता है, बाकी ना Forensic अदालतों को कमीशन पता ने है, ना यही मसूद करना को था। पता है, ना ऑडियो अतर को कमीशन पता ने है, forensic इन लोगों कराना को पता है। था। और मुल्क प्यारे की जो भाई, हालत है वो चेक पूरी तो कर कौम लो। को भी अब मसूद पता भाई, चल रही है क्या उनके- है। एक लाइन जी, की जी, बात जी, करनी जी, है जी। इस इशू पे। जी, आमिर कमीशन ने साहब, forensic ही एक कराना लाइन था, की बात। जो नहीं करने जी दिया आमिर गया। आमिर साहब, जो करने आमिर साहब, नहीं मेरी दिया सिर्फ गया। अर्ज इतनी है, अर्ज इतनी अलवा है साहिबा, एक कि जी, जज सिर्फ- साहिबान जो है ना सिर्फ सारे छोटी सी मौजिज एक हैं। बात मैंने कहनी है, जी फरमाएं फरमाएं। मैं सिर्फ छोटी सी एक बात करना चाह रहा हूं। असल में वो आपने एक किताब पढ़ी होगी हमें बश्ती फांसियों पर चढ़ा ज़ेवर, दो, उसके हमें अंदर सरकार दो और हम पुलिस सवाल रात भी ना की पूछें। मंजिलें क्रॉस करना बताया गया है। आपको पता है आसिफ सईद खोसा साहब ने जज अरशद मलिक की वीडियो के ऊपर उस तरह की शराइत लगा दी थी ताकि वो केस चल ही ना सके। उन्हीं वीडियोस का फोरेंसिक यूके में हुआ और फैसला भी आ गया एक चैनल के खिलाफ पाकिस्तान के। आपको पता है उसी के ऊपर हुआ जुर्माना। यहाँ पे आप कैसे करेंगे? नहीं, उसके इनको बताइए, ऊपर उस आमिर जज साहब, को इनको नौकरी से बताइए निकाल कि दिया, कमीशन ने नवाज forensic शरीफ का ही केस कराना नहीं था। छेड़ा, तो आज भी जो नहीं अदालतों कराने ने दिया स्टे गया। दे दिया। कौन कराएगा? अगर जजेस की फोरेंसिक गवर्नमेंट करा बिल्कुल। लेगी, मेरा सवाल ये है, मैं कौन मानेगा उसे? आमिर वो भाई, कहेंगे आपकी अपनी अदालत में आपने जो करा मामला ली। थे, ये बड़ा जब मौका था कि हुकूमत की सीनियर मोस्ट शख्सियत, जज उस मेरा अर्ज forensic सुन के ले आमिर लिए भाई, उनको प्लीज रिक्वेस्ट की प्लीज गई। मेरी बात सुन लीजिए। अगर जी। हुकूमत की शख्सियत मीडिया में बैठकर जजेस को मतून करेंगे अच्छा। और अमली तौर पर उनके खिलाफ अगर कोई तादीबी कार्रवाई बनती है, कोई कानूनी कार्रवाई बनती है, वो नहीं कमाल हो करेंगे, गया, तो मसूद इसका आपके क्या सामने तो मतलब बीन ही होगा? बजा रहे हैं हम, मुझे लग रहा है। अच्छा, पार्लियामेंट से इसमें कानून मसूद साहब, बनाना, मैं भी एक चीज बात ऐड करना करना है, चाह रहा मीडिया में हूँ। बात नहीं, करना होता है। देखें, क्या बात है आपकी? उसके लिए सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। क्या बात है? ये पॉलिटिशियन जो भी कुछ कर रहे हैं, बुला लें तो इन्हें अदालत में। मैं और आप कौन होते हैं रोकने के लिए? ये बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं, बुला लें। मैं तो पहले आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं 14 मई इलेक्शन नहीं होगा। मैंने अपनी बात की, मैंने कहा मुझे आइन और कानून से बहस इसलिए आप नहीं है सहाफी हैं ना सर, कि आप- ये आप जिन्होंने सहाफी अमल हैं, करना आपने है, खबर जिन्होंने दी। कराना आपने है, मुझे भी उन बात पे पूरी कराएं। करने नहीं दी। अभी I'm एक sorry। बहुत अच्छा जी। काम था, आप मुझसे नहीं, cross talk एक अच्छा करते रहे। काम था। आप मुझे Sorry, बताएं आप कि कुछ- एक तरफ आप कन्वेंशन की बात करते हैं कि जी मुझसे पूछ के सुप्रीम कोर्ट के जज को लेना चाहिए था, ना कानून में है, ये एक रिवायत थी महज। ठीक है। जब कानून बनाते हैं स्टे हो जाता है। उनके क्वेश्चन कौन उठाता है? ब्रदर जजेस। मैं और आप नहीं उठाते, मैं और आप उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं कि जनाब आप अपने सारे जजेस के साथ फुल कोर्ट में क्यों नहीं बैठते? आप सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट क्यों नहीं करते जो 17 जजेस पे मुश्तमिल है? आपके जजेस ब्रदर बार बार कहते हैं कि आप पिक एंड चूज कर रहे हैं। सीनियरिटी का अलजिहाद 1996 का जो केस है, जिसकी बुनियाद पे खुद मौजूदा चीफ जस्टिस आज चीफ जस्टिस हैं कि सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ये बातें जब वो मनसब पे फाइज हैं तो वो जूनियर जजेस को क्यों ला रहे हैं? उसकी वजह मैं बार बार कहता हूं कि आप पब्लिक कीजिए, जिसका नाम है, लोगों से पूछें, आप राय लें कि ये बतौर जज, बतौर वकील, इनकी क्या प्रोफेशनल कमिटमेंट थी मेरे ख्याल में जब वो सुप्रीम कोर्ट के ऐसी आला सूरत हाल तरीन से ओहदे पे आ रहे टैकल हैं। करने के ये लिए एक पीएन हुकूमत को भी को भर्ती नहीं कानून होने साजी देते करनी बगैर चाहिए। अगर इख्तियार के, हुकूमत ऐसी और यहाँ पोजीशन में चिट पे है, जजेस आ ये जाते हैं, मामलात ये गलत बात है। इस तरह मैं से हुकूमत अच्छा, की नहीं जी, मसूद मैं साहब, तो मैं अपनी भी बात एक कर रहा हूँ। चीज़ ऐड करना ठीक ये है, मुझे मुतालबा आज़मा, आज़मा मैं होना आपके पास आ रहा हूँ चाहिए। वापस। जुमले बोल आज़मा ये बात कहेंगे। आपके पास वापस आ रहा हूँ। अतर काज़मी साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैंने सवाल तो जी, किया मैं था नवाज इसमें शरीफ एक साहब तो की मैं वापसी पहले का तो मैं कि वो मैं वापस कब पहले आएंगे। ऐड ये करना चाहूंगा, देखें तमाम मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, तमाम वो पाकिस्तान की अदालतें हैं, अगर हम उनके फैसले नहीं मानेंगे तो फिर चीजें किस तरफ जाएंगी? दूसरी बात ये है कि ये मखसूस बेंच से ये लोग शुरू हुए थे, फिर जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया, उसमें तो अतहर मिनुल्लाह साहब भी बैठे हुए थे। आपकी 5 हाई कोर्ट्स ये फैसले दे चुकी हैं कि इस हुकूमत ने जिस तरीके से गिरफ्तारियां की, हाई कोर्ट्स के जज साहिबान पूछ रहे हैं कि जनाब आपको गिरफ्तारी से बचना है तो आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। तो ये कोई मखसूस बेंच वाली बात नहीं रही है। अब ये बात यहां तक आ गई है कि जो भी फैसला इस हुकूमत के खिलाफ होगा उसको मानेंगे नहीं। और दूसरी, ये जो बार बार पानामा, बार बार अकामा कहा जाता है ना, आमिर इलियास राना साहब यहाँ पे बैठे हुए, इनके चैनल के ऊपर बैठ के हसन नवाज साहब ने कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने 2006 में ये फ्लैट्स लिए थे। मैंने बीबीसी के लॉयर के साथ बैठ जरूर के, देना है, मैंने इसका जवाब देना है एक लफ्ज में। हाँ मैं देता हूँ, आपको जरूर देंगे वो मौका। मुझे तो मौका मैं दे छोटी सी दीजिए। बात मैं अपनी आता हूँ, कंप्लीट आज़मा आता करूं। हूँ इनके आपके चैनल पे बैठ के उन्होंने ये दावा किया
लंदन में बीबीसी के लॉयर के साथ बैठ के मैंने उनको 2 खत लिखे और उस खत में पूछा कि 2006 में जो आपने ये लिए थे कोई मनी ट्रेल दिखा दें, क्योंकि बरतानवी हुकूमत के डॉक्यूमेंट्स जो हमने निकाले इन फ्लैट्स की मलकियत तो 90 की दहाई से तब्दील ही नहीं हुई। तो आज तक उन फ्लैट्स की मनी ट्रेल इन्होंने दी नहीं है और अब बार बार ये कहते हैं कि जनाब वो बहुत जुल्म हो गया, बहुत जुल्म हो गया। भाई वो मनी ट्रेल तो दे देना जो शरीफ खानदान के फ्लैट्स वहां पे निकले, ठीक है, उसके हवाले से बार बार मुतजादरा है। बीबीसी को आपने मैं आता हूँ अज़मा कुछ कहना चाह रही हैं? मुख्तलिफ मौक़िफ़ देते रहे हैं आप लोग और उसके ऊपर बात ही नहीं करते जी। अकामा अकामा अकामा, भाई वो आलमी सतह का एक मुबैना करप्शन का स्कैंडल था, दुनिया भर के अशराफिया के उसमें नाम आए, शरीफ खानदान का नाम आए। ये एक खानदान नहीं, ये वो खानदान है जो 30 सालों से इक़्तिदार में था, मुख्तलिफ मौकों के ऊपर मुल्क में इक़्तिदार में रहा, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, इस वजह से उनसे पूछा गया था। ठीक है, मैं अज़मा अब ये बता दीजिए कि बस ये अच्छा है जी, आप जो कहना चाह रही हैं अज़मा आप कह लीजिए, फिर मैं आमिर भाई के पास आऊँ, उन्होंने भी कुछ कहना है। नवाज शरीफ साहब जब हमारे चीफ जस्टिस साहब चले जाएंगे, नए चीफ जस्टिस साहब आएंगे, तब वापस आ जाएंगे नवाज शरीफ साहब, फिर उनको उनके लिए मुनासिब होगा? नहीं, ये कोई ऐसी शर्त नहीं है। बस कर देना अतर काज़मी साहब, हो गया ना, आपने पढ़ा पढ़ाया सबक पढ़ दिया, अब मुझे बात कर लेने दीजिए। आप तो सियासी नुमाइंदा नहीं है ना, मैं तो सियासी नुमाइंदा, मुझे तो बात कर लेने देना, मुझे बात कर लेने देना। हाँ, क्योंकि मैं सियासी नुमाइंदा हूँ, मैं तो सियासी नुमाइंदा हूँ ना। आप तो एक पार्टी के तज्जियाकार है ना, आप मानते भी नहीं है, सामने आते भी नहीं है। अच्छा, मुझे आप पे टाइम जाया नहीं करना। पहली बात यह है कि ये जिनको नहीं पता ना कि वो क्या थी मनी ट्रेल, वो बराए मेहरबानी मरियम नवाज शरीफ साहब की बरियत का फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट का पढ़ ले कभी ऐनक लगा के, और अगर उसके बगैर अगर आपको वो नहीं मिलता तो मैं आपको समझा दूंगी। रॉबर्ट हेडले, बस कर दे अतर काज़मी साहब, प्लीज स्टॉप इट, आई एम टॉकिंग। अच्छा, बात करने दें अज़मा, आप बात करें अतर भाई, बात करने दीजिए प्लीज। आपने पहले मैं बात कर रही थी, वो कह रहे हैं कि जी मनी ट्रेल नहीं आई, बीच में ये शुरू हो जाते हैं। मुझे पहले बता तो दें ये है कौन, मैं ताकि उनके साथ वैसा अतर काज़मी साहब सहाफ़ी है, सीनियर सहाफ़ी है। मेरी लीडरशिप पे अच्छा पता नहीं होंगे सीनियर सहाफ़ी है तो वो एक सियासी जो है जमात के तर्जुमान है। ऐसा ना करें, ऑफिशियल पार्टी की तर्जुमान हूं, मुझे तो बात करने देना, मुझे तो बात करने दें। ये कोई बात है? मैं जब बात कर रही हूँ आप भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं। अच्छा फरमाए ना, आप मेरी लीडरशिप के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, आप मेरी लीडरशिप के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। रॉबर्ट हेडले उसने स्टेटमेंट दिया, उसने कहा कि इसका जो कैलिब्रेटेड फॉन्ट है जिसके ऊपर मरियम नवाज की वो तौहीन की इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर, जो कतरी खत को ये मजाक बनाते रहे, वो कहता रहा। उसने कहा मुझसे वीडियो पे स्टेटमेंट ले लो, लेकिन उस वक्त चूंकि इमरान खान को लाने की तैयारी थी, स्टेटमेंट नहीं ली किसी ने। कैलिब्रेटेड फॉन्ट उसने कहा ये मौजूद था कमर्शियली 2005 के अंदर। हम अपनी मनी ट्रेल ले चुके हैं, किसी दिन इमरान खान की मनी ट्रेल तो दिला दें। वो जो जिसको आप रिप्रेजेंट करते फिरते हैं उसका मनी ट्रेल दिलाए ना। तोशा खाना की जो खा गया तोहफे वो हमसे मनी ट्रेल मांगेगा, जो ज़कात और खैरात चोर है वो मेरे लीडर से मनी ट्रेल मांगेगा, वो जो खुद एक गंदा करप्ट आदमी है वो मेरी लीडरशिप से मनी ट्रेल मांगेगा। हमने तो दे दिए, 7 पुश्तों के जवाब दिए, ये अपने वालिद साहब तक का जवाब नहीं दे सकता इमरान खान जिसका नाम है। अच्छा, आप कह रहे हैं मनी ट्रेल दे दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरियत के केस के अंदर कोई लिंक हो तो मुझे ही भेज दीजिएगा अज़मा साहिबा, मैं भी देख लूंगा। बात करने से पहले प्लीज जी। अतर साहब को भिजवा दीजिएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला अतर साहब को भिजवा दीजिएगा, बात करनी चाहिए उसको ताकि वो फिर दोबारा। जी आमिर साहब आप कुछ कह रहे हैं? साहब को नहीं, वो सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर जाने वाला प्रोग्राम पढ़ते हैं, बाकी चीजें नहीं पढ़ते। वो दो तीन बातें मैंने करनी है। अतर साहब कई दफ़ा ये बात कर चुके। हुसैन नवाज ने इंटरव्यू दिया था और वो कायम है कि वो उसका है, वो नहीं भागा उस बात से कि दादा ने पोते को दिया। वो जो सुप्रीम कोर्ट ने पनामा से अकामा निकाला था, मैंने नहीं निकाला। जो अतर काज़मी साहब को दुख और तकलीफ है ना, अकामा पे बात होती है, वो सुप्रीम कोर्ट ने निकाली थी। अगली बात पे आप आ जाएं, जो अज़मा ने बता दिया, हाई कोर्ट इस्लामाबाद का फैसला मौजूद है कि किस तरह सज़ा एहतसाब अदालत में दी गई थी और उसको उड़ा के रख दिया है। आप ये सवाल नहीं कर सकते। जिसको मसला है, जो नवाज शरीफ का नाम लेता है पनामा में, वो निकाल के कोई पेपर दिखा दे कि नवाज शरीफ का उसमें नाम था। जो स्कीम ऑफ गेम बनाई गई थी सारी की सारी, आज वो खुल के आ चुकी भी है कि किस तरह उस वक्त के आर्मी। अच्छा, मेरे पास वक्त खत्म हो गया और बदले में वो आमिर लियास राणा साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अतर काज़मी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अज़मा बुखारी साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंपॉर्टेंट दिन शुरू हो चुके हैं ईद के बाद और मुहर्रम से पहले तक मुल्क में क्या डेवलपमेंट्स होंगी इस पर नज़र भी रहेगी और प्रोग्राम से आपसे बात भी होती रहेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।